दीपक तेजी से अस्पताल के बाहरी दरवाजे की ओर बढ़ रहा था। उसके दोस्त की मां आईसीयू में थी। जतिन ने फोन पर रोते हुए बताया था कि मां की हालत बहुत नाजुक है। जल्दी आजा भाई, देर मत करना। दीपक पार्किंग से निकलते ही लंबी लंबी सांसें भरता हुआ अंदर की ओर दौड़ा था। वो खुद बीमार हो तब भी अस्पताल की शक्ल न देखे, लेकिन आज दोस्त की मां के लिए उसने अपना डर कुचल डाला था। जतिन की मां का हाल पूछने के बाद जैसे ही वो राहदारी में दाखिल हुआ, उसकी नज़र सामने खड़ी शमिता जी पर पड़ी थी और उनके साथ ईशा भी थी। वो डॉक्टर के कमरे में दाखिल हो रही थी। दरवाजे पर नेम प्लेट चमक रही थी, डॉक्टर महरीन, गायनेकोलॉजिस्ट। एक पल को तो दीपक की सांसें अटक गई थीं। ईशा गायनी क्लिनिक में, वो भी आंटी जी के साथ। उसकी आंखों में जैसे नुकीले शीशे उतरने लगे थे। बेचैनी की लहर उसके सीने में उठी और वो बाहर निकलने का इरादा छोड़कर पिलर की आड़ में खड़ा हो गया। कुछ ही देर में ईशा बाहर आई थी तो उसके चेहरे का रंग उड़ा हुआ था। मम्मी, डॉक्टर नहीं मान रही, अब क्या करें? वो लगभग फुसफुसाते हुए बड़बड़ा रही थी। शमिता जी का चेहरा सख्त हो गया। क्या कहती है डॉक्टर? ईशा की आंखों में आंसू चमकने लगे। डरते हुए बोली, डॉक्टर कह रही है कि खतरा है क्योंकि 2 महीने हो चुके हैं। शमिता जी ने अपना माथा पीट लिया। तू मर क्यों नहीं जाती ईशा? तूने हमें जमाने के सामने जीने के लायक नहीं छोड़ा। ईशा का चेहरा सफ़ेद पड़ गया। उसने होठों को दांतों में दबा लिया और हाथ में पकड़ी रिपोर्ट की फाइल को उंगलियों से मसलने लगी। शमिता जी का माथा पसीने से तर था, लेकिन ईशा को घूरते हुए उनकी आंखों में सिर्फ गुस्सा था। अब कहाँ ले जाऊं तुझे? इज्जत का तमाशा निकाल दिया तूने। ज़्यादा देर यहाँ भी नहीं रुक सकते। अगर कोई जान पहचान वाला निकल आया तो क्या कहेंगे? ईशा और भी घबरा गई। क्यों ना मम्मी किसी और से बात कर लें। ये डॉक्टर अब कुछ नहीं कर सकती। ऐसे केस वो लेती भी नहीं है। शमिता जी ने चेहरे पर चादर का पल्लू खींचकर ठीक किया और तेजी से बाहर निकल गईं। ईशा भी उनके पीछे पीछे चेहरे को छुपाती हुई चल पड़ी। दीपक अब भी पिलर की आड़ में खड़ा था। उसने फौरन सिर झुका लिया, टोपी को नीचे खिसका लिया, चेहरा छुपा लिया। वो जा चुकी थीं, लेकिन दीपक वहीं सन खड़ा था। उसकी आंखें बार बार डॉक्टर की नेम प्लेट पर टिक रही थीं, गायनेकोलॉजिस्ट। ईशा आखिर यहाँ क्यों आई थी? उसके दिमाग में जैसे कोई भूचाल आया हुआ था। उसके चेहरे पर बेचैनी साफ दिखाई दे रही थी। ईशा कोई और नहीं बल्कि उसकी मंगेतर थी। जल्दी ही दोनों की शादी होने वाली थी। ये रिश्ता जबरदस्ती का रिश्ता था। वो ईशा को पसंद नहीं करता था और ना ही उसे शादी करना चाहता था, लेकिन बचपन से लेकर अब तक उस पर सिर्फ इन लोगों ने अपनी मनमानी की थी और उसकी ज़िंदगी के इतने बड़े फैसले पर भी उन्होंने वही किया। उसके माँ बाप मेहरा साहब की हवेली में काम करते थे। एक दिन जब स्विमिंग पूल साफ करने के लिए दीपक के पापा पूल में उतरे तो उन्हें नहीं पता था कि पानी में करंट फैला हुआ है। शायद कोई तार टूटकर पानी में गिर चुकी थी। उन्हें बिजली का तेज झटका लगा और वो हाथ पैर फड़फड़ाने लगे। दीपक की माँ, जो इस घर में खाना बनाने का काम करती थीं, दौड़कर आई और अपने पति को बचाने की कोशिश की, लेकिन उन्हें भी तेज झटका लगा और दोनों पति पत्नी मौके पर ही दम तोड़ बैठे। पीछे रह गया था 5 साल का मासूम सा दीपक। मामले को रफा दफा कर दिया गया था। पुलिस को भी खबर नहीं होने दी थी। वैसे भी दीपक का कोई अपना नहीं था, इसलिए सुनील मेहरा ने उसे हवेली में ही रख लिया, लेकिन उसे कभी दिल से अपनाया नहीं था। सुनील मेहरा के पिता सूरज मेहरा यानी दादाजी ही दीपक से सच्चा प्यार करते थे। सुनील मेहरा की सिर्फ एक ही संतान थी, ईशा। उसके बाद उन्हें कोई संतान नहीं हुई। दादाजी दीपक से दिल से जुड़े हुए थे और दीपक भी उन्हें सगे दादा की तरह मानता था। बचपन से लेकर अब तक सुनील मेहरा, उनकी पत्नी शमिता और बेटी ईशा ने दीपक पर हर तरह के जुल्म किए थे। उसे अपमानित किया था, ताने दिए थे, लेकिन दीपक सब सहता रहा क्योंकि उसके पास और कोई ठिकाना नहीं था। कम से कम दादाजी का प्यार तो उसे मिलता था और वही उसके लिए बहुत था। दादाजी उसकी पढ़ाई, उसकी ज़रूरतें और जेब खर्च का पूरा पूरा ख्याल रखते थे। दीपक उन्हीं में अपनी दुनिया ढूंढता रहा। फिर जब घर में ईशा की शादी की बात चली तो न जाने क्यों दादाजी ने दीपक और ईशा का रिश्ता तय कर दिया, और इस रिश्ते को पक्का करवाने के पीछे सबसे बड़ा हाथ शमिता जी का था। दीपक को ये समझ नहीं आ रहा था कि वो अपनी इकलौती बेटी का हाथ उसके हाथ में क्यों दे रही हैं, लेकिन आज जो सच्चाई उस पर खुली थी वो उसे अंदर तक तोड़ चुकी थी। क्या ये सच था या सिर्फ उसका शक, वो तय नहीं कर पा रहा था। उसने फौरन जतिन को कॉल कर दिया। जतिन, तू डॉक्टर महरीन को जानता है? क्यों यार, सब ठीक तो है ना? मैंने ईशा को और आंटी जी को उस क्लिनिक से निकलते देखा है।
जतिन का चेहरा भी फिक्र से भर गया। दीपक, कहीं तेरी शमिता आंटी फिर से माँ तो नहीं बनने वाली? अबे चुप, बकवास मत कर, ऐसा कुछ भी नहीं है। आंटी जी तो बाहर खड़ी थी, लेकिन ईशा ईशा अंदर गई थी और जब निकली तो दोनों बहुत परेशान थी। यार ये तो वाकई अजीब है, लेकिन सच क्या है ये तो डॉक्टर ही बता सकती है। दीपक का दिल घबरा रहा था। उस रात जब वो घर पहुंचा तो माहौल आम दिनों जैसा नहीं था। न ईशा के चेहरे पर वो तेज था, न आंटी जी की बातों में रौब। दोनों पहले से ज़्यादा खामोश थीं। दीपक ने खुद को कमरे में बंद कर लिया। वो सोचता रहा, ईशा जो हमेशा अकड़ी अकड़ी रहती थी, खुद में मगन, जिद्दी, वही ईशा आज इतनी डरी हुई क्यों थी? हालांकि उसे ईशा कभी पसंद नहीं थी, लेकिन अब तो घर में रिश्ते की बात चल रही थी और यही सोचकर उसके दिल में एक शक ने घर कर लिया था। दादाजी ने 2 बार खाने पर बुलाया, मगर उसने सिरदर्द का बहाना कर दिया। अगली सुबह जब दीपक नीचे आया तो सामने ही ईशा बैठी थी, लेकिन दीपक को देखकर उसके चेहरे पर जैसे नफरत के रंग उभर आए। दीपक ने एक पल के लिए उसकी आंखों में देखा और फिर नज़र फेर ली। तभी आंटी जी ने धीमे मगर ठहरे हुए लहजे में कहा, दीपक बेटा, तुम्हारी शादी की तैयारियां शुरू कर दी हैं मैंने। आज तुम्हारी शेरवानी का नाप देना है, तो मेरे साथ चलोगे टेलर के पास? शमिता जी ने चाय की प्याली सामने रखी और बड़े मधुर अंदाज में कहा। जब से दीपक और ईशा की बात पक्की हुई थी, शमिता जी का अंदाज अचानक बदल गया था। वही शमिता जी जो पहले दीपक से ना तो ढंग से बात करती थी और ना ही उसे कोई खास अहमियत देती थी। दीपक ने चुपचाप चाय का कप उठाया और उनकी आंखों में झांकते हुए पूछा, ईशा की तबीयत ठीक है? ईशा जो बैठी अपनी नाखूनों को फाइल कर रही थी, चौंककर दीपक की ओर देखने लगी, लेकिन शमिता जी एक पल को बुरी तरह घबरा गईं। हाँ हाँ, बिल्कुल ठीक है, फिटफाट है वो। दीपक की आवाज़ में अब हल्की सी तल्खी थी। फिर कल वो गायनेकोलॉजिस्ट के पास क्यों गई थी? ये सुनते ही ईशा के हाथ से मेंटल फाइल जमीन पर गिर गई थी। झन की आवाज़ से जैसे पूरे कमरे की खामोशी को चीर गया था। शमिता जी के चेहरे का रंग उड़ गया और दीपक की नज़रें अब दोनों माँ बेटी की हलचल को पैनी शिकारी की तरह पड़ रही थीं। ईशा ने नज़रें चुराईं और शमिता जी ने हड़बड़ी में जवाब गढ़ने शुरू कर दिए। बस थोड़ा सा बुखार था, इसलिए अस्पताल लेकर गई थी इसे। दीपक के चेहरे की मांसपेशियां तन गई थीं। वो साफ जान गया था ये बात उसे चुप कराने के लिए गढ़ी गई है। शमिता आंटी, बुखार के लिए कोई गायनेकोलॉजिस्ट के पास नहीं जाता। अब शमिता जी की जबान सिल गई। उनके पास कोई जवाब नहीं था। उनकी आंखें इधर उधर भटकने लगीं। दीपक चुप हो गया, लेकिन उसके भीतर शक की आग और तेज जलने लगी थी। उसने ईशा की ओर देखा। उसने चुपचाप चाय का कप उठाया, लेकिन उसकी उंगलियां बुरी तरह थरथरा रही थीं। शमिता जी की हालत भी कुछ कम खराब नहीं थी। माथे पर पसीना, होंठ सूखे हुए और आंखें बेचैन। दीपक अब और कुछ बोले बिना उठकर खड़ा हुआ, सीधा अपने कमरे में गया, दरवाज़ा बंद कर लिया और बिस्तर पर बैठ गया। अंदर एक तूफान मचा हुआ था। कुछ तो है जो उससे छुपाया जा रहा है और ये मेरे साथ छल है। उसने फौरन जतिन को कॉल किया। जतिन, मुझे डॉक्टर महरीन से मिलना है, कुछ भी कर, कोई भी सोर्स लगा। जतिन ने बिना देर किए कहा, भाई इसमें सोर्स लगाने की क्या बात है, वो तो मेरी दोस्त है और इस अस्पताल की टॉप गायनेकोलॉजिस्ट है। दीपक ने लंबी सांस ली। मुझे ईशा की केस हिस्ट्री जाननी है, सब कुछ, पूरा सच। क्या तू मेरी मदद कर सकता है? जतिन थोड़ी देर चुप रहा, फिर बोला, मैं बात करता हूँ उससे। चल तू मेरे साथ चल, आमने सामने बात करते हैं। दीपक की आंखों में उम्मीद की चिंगारी चमक उठी। मैं तैयार हूँ, अभी चलते हैं। 10 मिनट बाद दोनों गाड़ी में बैठ चुके थे। अस्पताल की ओर निकल पड़े। दीपक का दिल बेतहाशा धड़क रहा था। हाथ ठंडे पड़ चुके थे। जैसे ही वो गायनेकोलॉजी विभाग में पहुंचे, सामने डॉक्टर महरीन सफ़ेद कोट पहने टी ब्रेक ले रही थीं। गरिमामय व्यक्तित्व, तेज निगाहें और आत्मविश्वास भरा लहजा। जतिन ने मुस्कुराकर उन्हें ये मेरा दोस्त दीपक है, ये आपसे एक मरीज के बारे में बात करना चाहता है। डॉक्टर महरीन ने गहरी नज़रों से दीपक की ओर देखा। उसकी आंखों में सवालों की आग थी और आवाज़ में टूटता हुआ यकीन। दीपक जानना चाहता था, क्या वो लड़की जिसे उसका जीवन जुड़ने वाला था अपने भीतर कोई राज दबाए बैठी है? डॉक्टर महरीन ने तुरंत संजीदा लहजे में कहा, जतिन, तुम जानते हो ना कि मैं किसी भी मरीज की जानकारी उसके बिना इजाज़त की नहीं दे सकती। जतिन ने गहरी सांस ली और एकदम सहजता से बोला, यार, लेकिन पति को तो जानकारी दी जा सकती है ना? डॉक्टर महरी ने एकदम चौंक कर जतिन की ओर देखा था और फिर दीपक की तरफ देखा।
दीपक हैरत से जतिन को घूरने लगा। उसे समझ नहीं आया कि जतिन ने झूठ क्यों बोला, लेकिन जतिन पूरी तसल्ली और आत्मविश्वास से दोबारा बोला, डॉक्टर, कल एक लड़की आई थी आपके पास, नाम था ईशा, यही दीपक की बीवी है। इन दोनों के बीच अभी थोड़ी अनबन चल रही है, इसीलिए उसने दीपक को कुछ नहीं बताया। लेकिन अब दीपक जानना चाहता है कहीं वो बाप तो नहीं बनने वाला। उसे शक है कि ईशा उसे कुछ बहुत बड़ा छुपा रही है। डॉक्टर मेहरीन के माथे पर अब सिलवटें गहरी हो गई थीं। उसने कुछ पल के लिए आंखें बंद की थीं और फिर गंभीर स्वर में बोली, वही तो मैं कहूँ कि वो लड़की क्यों बार बार मुझसे अपना पहला ही बच्चा गिराने की जिद कर रही थी। अब बात मेरे समझ में आई, शायद इनके बीच मामला वाकई गंभीर है, तभी तो इस प्रेगनेंसी को ख़त्म करना चाह रही थी। दीपक का चेहरा जैसे सर्द पड़ गया। डॉक्टर की ज़बान से निकले हर शब्द उसके लिए किसी भूचाल से कम नहीं थे। डॉक्टर मेहरीन ने बात आगे बढ़ाई, अब आप पहली फुर्सत में जाइए, अपनी पत्नी को मना कर लाइए, क्योंकि इस हालत में अगर वो अंदर ही अंदर घुटती रही तो बच्चे की सेहत पर बुरा असर पड़ेगा। उसकी प्रेगनेंसी को 2 महीने हो चुके हैं। ये सुनते ही दीपक जैसे जमीन में धंस गया। उसकी धड़कनें बेकाबू हुईं, आंखें फटी की फटी रह गईं। डॉक्टर ने एक और बात जोड़ी, देखिए, उसने मुझ पर बहुत दबाव बनाया कि मैं किसी तरह ये बच्चा गिरा दूं, लेकिन मैंने मना कर दिया। मेरी प्रैक्टिस और मेरे उसूल इस बात की इजाज़त नहीं देते। और दीपक तो बस गुमसुम सा खड़ा था। तभी जतिन ने उसका कंधा छुआ और धीरे से पूछा, दीपक चलें? दीपक ने खाली नज़रों से उसकी ओर देखा। क्या आपको यकीन है कि वो 2 महीने की प्रेग्नेंट है? डॉक्टर मेहरीन ने नज़रें झुकाकर सिर हिला दिया। मैंने खुद उसका अल्ट्रासाउंड किया है, रिपोर्ट मेरे सिस्टम में मौजूद है, आप चाहें तो देख सकते हैं, लेकिन बस कॉपी नहीं दी जा सकती। दीपक ने कुछ नहीं कहा, बस तेजी से मुड़कर कमरे से बाहर निकल गया। जतिन भी उसके पीछे चल पड़ा। दीपक दीवार से टिककर खड़ा हो गया, जैसे उसकी पूरी दुनिया उजड़ चुकी हो। जतिन ने उसका कंधा थाम कर कहा, अब क्या करोगे दीपक? तुम्हें शमिता जी और ईशा ने इस कदर छलने की कोशिश की, भगवान जाने ये बच्चा किसका है, और अब वो इसे तुम्हारे सिर मरना चाहती है ताकि शादी करके अपने गुनाह पर पर्दा डाल सके। जतिन की आवाज़ में दर्द और गुस्से की हल्की हल्की चमक थी। एक बात तो तभी समझ आ गई थी मुझे, जब तुमने इस रिश्ते का जिक्र किया था मुझसे। जिन लोगों ने सारी उम्र तुम्हें बोझ समझा, वो अचानक अपनी बेटी तुम्हें देने के लिए कैसे राजी हो सकते हैं? लेकिन उस वक्त तुम्हारा दिल दुखाना नहीं चाहता था। शुक्र है वक्त रहते सब सामने आ गया। दीपक की आंखों में अब आंसू नहीं, सिर्फ नफरत और कुछ तसल्ली थी। जतिन, मैं किसी भी हालत में ये रिश्ता नहीं करूँगा। मुझे अफसोस है यार, पर कम से कम अब सच्चाई तो सामने आ गई। दीपक ने गहरी सांस लेते हुए कहा, हाँ जतिन, आज पहली बार मुझे लग रहा है कि मैं सच में खुशकिस्मत हूँ कि शादी से पहले ही ये धोखा मेरे सामने आ गया, वरना जिंदगी भर जलता कुड़ता रहता। जतिन ने थोड़ी देर चुप रहकर कहा, लेकिन दीपक, ये इनकार तुम्हारे लिए आसान नहीं होगा। जानता हूँ, पर अब जो होगा वो देखा जाएगा। दीपक की आवाज़ थकी हुई थी। दोनों अस्पताल से बाहर निकले तो सूरज ढलने लगा था। दीपक का हर कदम भारी हो रहा था, जैसे शरीर चल नहीं रहा, सिर्फ घसीट रहा है। जब वो घर पहुंचा तो नौकर ने दरवाज़ा खोला, लेकिन दीपक पहली बार बिना कुछ बोले चुपचाप भीतर चला गया। जैसे ही उसने आंगन में कदम रखा, भीतर कोई जोरदार भूचाल सा उठ रहा था। दीपक को अचानक वो समय याद आ गया जब उसे सुनील मेहरा के हाथों बेरहमी से मार खानी पड़ती थी और शमिता जी नफरत से उसे धक्के देकर बाहर निकाल दिया करती थीं। स्कूल से आने के बाद पूरी दोपहरी वो बाहर गार्डन की सफाई किया करता था। जब तक काम पूरा नहीं हो जाता, उसे पानी भी पीने को नहीं मिलता था। ईशा की आंखों में भरी नफरत और तिरस्कार का हर पल उसके सामने घूमने लगा था, जैसे कोई राक्षस उसकी आत्मा को घेर रहा हो। लेकिन फिर दादाजी के हाथों हमेशा उसे प्यार मिला था, अपनापन मिला था। वो अपने दिल के जख्म छुपाए लॉन्ज में दाखिल हुआ, जहां दादाजी सोफे पर बैठे अखबार पढ़ रहे थे। शमिता जी और ईशा ने जैसे ही उसे देखा, उनके चेहरे पर एक झूठी मुस्कान तैर गई। आओ आओ दीपक, इधर बैठो, शमिता जी ने फौरन खड़े होकर कहा। दीपक चुपचाप दादाजी के पास जाकर बैठ गया। दादाजी उसे देखते ही खुशी से भर उठे। बेटा, आ गए तुम? सुना है आज अस्पताल गए थे। कैसी है जतिन की माँ? दीपक ने हल्का सा मुस्कुराकर छोटा सा जवाब दिया, अब बेहतर है। दादाजी एक बार फिर गहरी सांस लेकर बोले, कुछ खाया पिया या खाली पेट हो? दीपक ने इसका जवाब नहीं दिया, बस गहरी सांस लेकर बोला,
मुझे एक ज़रूरी बात करनी है आप लोगों से। इस गंभीर लहजे ने सभी को चौंका दिया। ईशा ने एक नज़र दीपक पर डाली, फिर झट से नज़रें चुरा लीं। दीपक ने ईशा की तरफ देखा और सीधे पूछा, क्या तुम खुद बताओगी या मुझे बताना पड़ेगा? क्या बात है दीपक, ये तुम क्या कह रहे हो? शमिता जी ने चौंकते हुए पूछा। दीपक ने सीधे तौर पर कहा, ईशा माँ बनने वाली है। दीपक की ये बात जैसे बम की आवाज़ बनकर कमरे में गूंज उठी थी। हर तरफ सन्नाटा छा गया। दादाजी के हाथ से छड़ी गिर गई और शमिता जी का चेहरा सफ़ेद पड़ गया। ईशा के होंठ थरथराने लगे। वो कुछ बोलना चाहती थी लेकिन शब्द नहीं निकले। शमिता जी खुद को संभाल नहीं पा रही थीं। चिल्लाते हुए बोली, ये झूठ है। जतिन ने तुरंत फौरन कहा, मैं खुद गायनेकोलॉजिस्ट से मिला हूँ और रिपोर्ट देखी है मैंने। डॉक्टर ने मुझे सब कुछ बताया है। शमिता जी ने हड़बड़ी में कहा, दीपक तुम गलत समझ रहे हो। ईशा बीमार है, कुछ गलतफहमी हो गई है तुम्हें। क्या बीमारी है उसे? मैं अच्छे से जानता हूँ। आपकी बेटी ईशा अपनी सारी हदें पार कर चुकी है। यहाँ तक कि वो प्रेग्नेंट हो चुकी है और अब बच्चा गिराने की नौबत आ गई है। दीपक ने कड़वी सच्चाई बोली। ईशा ने आंखें बंद कर लीं। उसका चेहरा शर्म से लाल हो गया था, लेकिन उसकी जुबान एकदम सिल गई थी। दादाजी ने गुस्से से कहा, दीपक तुम हमारे खानदान के नाम को कलंकित नहीं कर सकते। दीपक ने पलटकर कहा, बेशक आपने मुझे अनाथ समझकर पालन किया, लेकिन खानदान की इज्जत मैंने नहीं, आपकी पोती ने कलंकित की है। और अब आप चाहते हैं कि मैं इसके नाजायज रिश्ते की कीमत अदा करूं, तो ये मुझसे नहीं हो सकेगा। शमिता जी के चेहरे पर आंसू थे। उसने हाथ जोड़कर कहा, दीपक अगर तुम्हें कोई गलत फहमी हुई है तो हम बैठकर बात कर सकते हैं। जबकि दीपक ने नफरत से कहा, मुझे कोई भी गलत फहमी नहीं है। दादाजी आप ईशा से खुद पूछ सकते हैं। और ईशा की झुकी हुई नज़रों ने सब कुछ साफ कर दिया था। दादाजी की आंखों से 2 आंसू फिसल पड़े। गेट पर खड़े सुनील मेहरा भी पत्थर हो चुके थे। शमिता जी रोते हुए दीपक के आगे हाथ जोड़ने लगी। हमारी इज्जत अब तुम्हारे हाथ में है दीपक, तुम ईशा से शादी कर लो। दीपक ने गंभीरता से कहा, मैं माफ़ी चाहता हूँ लेकिन मैं ये शादी नहीं कर सकता। खुद को संभालते सुनील मेहरा आगे बढ़े थे और एक हाथ जोर से टेबल पर मारते हुए बोले, तुम ये विवाह नहीं रोक सकते दीपक। हमने सबको बुला लिया है, कार्ड छप चुके हैं। अब तुम क्या करोगे? दीपक ने कठोर स्वर में कहा, अब आप लोग खुद ही इस मामले को संभालें, क्योंकि मैं ये घर छोड़कर जा रहा हूँ। दादाजी की आंखों में आंसू थे। बेटा मत जाओ, ये घर तुम्हारा है। दीपक ने रुकते हुए कहा, नहीं दादाजी, यहाँ रहकर मैं रोज़ मरता रहूँगा। अब मैं इस घर में नहीं रह सकता। ईशा आंखें बंद करके अपना चेहरा छुपाने लगी और शमिता जी जमीन पर बैठकर रोने लगीं। दीपक ने बिना कोई और शब्द कहे घर छोड़ने का फैसला कर लिया। वो बाहर निकला तो खुद को आज़ाद महसूस करने लगा, लेकिन दिमाग में खालीपन और दिल में एक भारी बोझ था। बाहर हवाएं तेज चल रही थीं और बादल आकाश को घेर रहे थे। वो सड़क पर चलता जा रहा था। तभी अचानक ईशा की कॉल आई। उसने फ़ोन काट दिया, लेकिन कॉल्स का सिलसिला लगातार जारी रहा। कभी सुनील मेहरा की, कभी समिता जी की और कभी ईशा की। दीपक ने महसूस किया कि उसका दिल चाह रहा था वो अपना फ़ोन उठाकर फेंक दे और तोड़ दे। तभी जतिन का फ़ोन आया, जिसे दीपक ने फ़ौरन पिक कर लिया। दीपक तू जहाँ भी है फ़ौरन घर पहुँच, तेरे दादाजी को हार्ट अटैक आया है। दीपक की धड़कनें एकदम तेज हुई थीं। क्या कहा? दादाजी को हार्ट अटैक? वो बुरी तरह बौखला गया। उसके कदम जैसे वहीं पर रुक गए थे। आंखों के सामने दादाजी का चेहरा घूमने लगा था और वो अपने मन में सोचने लगा, दादाजी ने मुझे कितना रोका था, लेकिन मैं नहीं रुका। वो अब दौड़ने लगा, जैसे दिल पर भार उतरने को तैयार हो, लेकिन अभी भी उसे अंदर एक खालीपन महसूस हो रहा था। वो घर के गेट तक पहुंचा। अंदर सब लोग इकट्ठे थे। उनके चेहरों से ही परेशानी झलक रही थी। दीपक ने कोई शब्द कहे बिना गेट खोला और अंदर दाखिल हो गया। उसे लगा जैसे सब कुछ धुंधला हो रहा है और उसकी ज़िंदगी अब उसी दोहराए पर आकर खड़ी हुई जहाँ से वो पीछे नहीं जा सकता था। दीपक भागता हुआ दादाजी के कमरे की ओर दौड़ा। कमरे में दाखिल होते ही उसकी नज़र बिस्तर पर लेटे दादाजी पर पड़ी थी। वो ऑक्सीजन मास्क लगाए हुए थे। एक नर्स सामने खड़ी थी और डॉक्टर दवाइयाँ लिख रहा था। दीपक हाँफते हुए उनके करीब पहुंचा था। दादाजी, दादाजी। दादाजी ने आंखें खोलने की कोशिश की। कांपते हुए लबों से बोले, दीपक तू आ गया? मैं आ गया दादाजी, देखिए मैं आ गया। दीपक ने उनके हाथ थाम लिए। दादाजी की आंखें भर आईं। उन्होंने धीमे स्वर में कहा, बेटा बस एक आखिरी बात मान ले मेरी।
ईशा से शादी कर ले, हमारी इज्जत का मान रख ले। दीपक जैसे किसी गहरी खाई में गिरा था। दादाजी की कांपती आवाज, कमजोर हाथों की भीख और उन आंखों की विनती, सब कुछ उसकी रूह को झकझोर गया। दादाजी ने आगे कहा, बेटा भले हमें मत देखो, लेकिन ये मत भूलो तेरे माँ बाप के जाने के बाद हमने तुझे अपनी जान से बढ़कर पाला है, कभी किसी चीज़ की कमी नहीं आने दी। आज अगर तू इनकार करेगा तो ये ख़ानदान किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेगा। दीपक ने नज़रें झुका लीं, होंठ कांपने लगे। अगर आपको मेरे हाँ कहने से सुकून मिलेगा तो मैं तैयार हूँ दादाजी। दादाजी के होंठों पर हल्की सी मुस्कान आई। भगवान तुझे खुश रखे, अब मेरी रूह को सुकून मिलेगा। दीपक ने दादाजी का हाथ चूमा। कमरे में मौजूद हर आंख नम थी। डॉक्टर ने दादाजी का बीपी चेक किया और कहा, अब खतरे की कोई बात नहीं है, लेकिन इन्हें पूरी तरह आराम की ज़रूरत है। कोई टेंशन वाली बात ना की जाए। दीपक बाहर निकला तो सामने ही शमिता जी और ईशा खड़ी थीं। शमिता जी की आंखों में संतोष और कृतज्ञता थी। बेटा तुमने बड़प्पन दिखाया है, हमारा मान रख लिया। लेकिन ईशा की आंखों में एक तूफान था। वो नीचे देख रही थी, उसका चेहरा लाल हो चुका था। दीपक ने एक बार भी उसकी तरफ नहीं देखा। वो सीधे अपने कमरे की ओर चला गया। दरवाज़ा बंद करते ही वो जमीन पर बैठता चला गया। आंखें हल्के से बंद की, लेकिन आंसू बह रहे थे। दूसरी ओर ईशा अपने कमरे में गई और दरवाज़ा जोर से बंद कर लिया। आईने के सामने खड़ी होकर खुद से बड़बड़ाई, ये कैसे हो गया? वो इतनी जल्दी क्यों मान गया? उसने दीवार पर जोर से हाथ मारा। मैंने तो कभी नहीं चाहा था उसे, अब सारी जिंदगी उसी के साथ बितानी पड़ेगी। ईशा के भीतर आग सुलग रही थी। उसे लग रहा था जैसे उसकी दुनिया, उसका नियंत्रण, सब कुछ छिन चुका है। उसी रात शमिता जी दीपक के कमरे में आई। बेटा कल शाम को ही शादी रखी गई है, पापा जी की हालत और इंतजार नहीं करने दे रही। दीपक ने चुपचाप सिर हिला दिया था। अगले ही दिन दोनों का बेहद सादगी से विवाह हो गया था। शमिता जी ने ऊपर का हिस्सा उनके लिए सेट करवा दिया था। ईशा विदा होकर वहीं चली गई। आज दीपक की सुहागरात थी, लेकिन उसका दिल नहीं कर रहा था कि वो कमरे में जाए जहां उसकी दुल्हन उसका इंतजार कर रही थी। लेकिन परिवार की लाज रखने के लिए वो दिल पर पत्थर रखकर उस ओर बढ़ा था। जैसे ही वो राहदारी में दाखिल हुआ, शमिता जी के कमरे के पास से गुजरते हुए भीतर से ईशा की आवाज़ सुनाई दी, अगर वो मेरे कमरे में आया तो मैं खुदकुशी कर लूँगी, बहुत हो चुका ये ड्रामा। दीपक के कदम अब एकदम से रुक चुके थे। दिल एकदम जोर जोर से धड़कने लगा था। दरवाज़ा थोड़ा सा खुला हुआ था, आवाज़ें साफ आ रही थीं। ईशा ये कैसी बातें कर रही हो तुम? तुम्हारा विवाह हुआ है, वो अब तुम्हारा पति है। शमिता जी की घबराहट साफ झलक रही थी। तो क्या करूं मैं? नहीं मानती मैं इस रिश्ते को, और ना कभी दिल में दीपक था और ना कभी होगा। दीपक की सांसें बंद होने लगीं, जैसे जमीन उसके नीचे से सरक रही हो। अब क्या चाहती हो तुम? सब कुछ तो हो चुका है, और मत भूलो कि तुम एक नाजायज बच्चे की माँ बनने वाली हो। मम्मी, ना मैं इस बात को भूली हूँ और न भूलना चाहती हूँ, लेकिन एक बात आप भी कान खोलकर सुन लें, मुझे समीर चाहिए। हम दोनों का रिश्ता अभी भी कायम है। जैसे उसके घर वाले मानेंगे हम शादी कर लेंगे। ईशा, तूने तो हमें बर्बाद कर दिया। ये मुसीबत क्यों हमारे सिर पर लेकर आई? मुसीबत नहीं माँ, मोहब्बत है ये। मैं सिर्फ समीर से प्यार करती हूँ और उसी से शादी करूँगी। तुझे पता भी है तू 2 महीने की प्रेग्नेंट है। अगर समीर ने तुझे अभी तक नहीं अपनाया तो बाद में क्या अपनाएगा? और बच्चा हो गया तो क्या? 9 महीने होते होते तो पेट भी बाहर आने लगेगा। क्या छुपा पाएगी अपना पेट? लोग क्या कहेंगे? मुझे किसी की परवाह नहीं, मुझे सिर्फ समीर चाहिए। दीपक की आंखें फटी की फटी रह गईं। वो चुपचाप उल्टे कदमों से पीछे हटने लगा। खानदान की इज्जत बचाने के लिए उसने उस लड़की को किस कदर दर्द से गुजरकर अपनाया था, ये वही जानता था। इसके बावजूद भी वो उसके लिए दिल में इतनी नफरत और तिरस्कार रखती थी। अब भी अपने आशिक के गुण गा रही थी। वो अब आंखों देखी मक्खी नहीं निगल सकता था। दरवाजे तक पहुंचा ही था कि तभी एक आवाज़ आई, दीपक, इस वक्त कहाँ जा रहे हो? सामने ही दादाजी खड़े थे। दीपक ठिठक गया। कुछ पल तक वो बस खामोश खड़ा रहा, जैसे नींद से जागा हो। आंखें झुका लीं, हाथ पैर कांप उठे और दिल पूरी तरह से टूट चुका था। दीपक ने धीरे से सिर उठाया तो उसकी आंखों में नमी तैर रही थी। दादाजी, मैं अब इस घर में और ज़्यादा नहीं रह सकता, मेरा दम घुट रहा है यहाँ पर। दादाजी ने हैरान नज़रों से उसकी ओर देखा था और फिर एक कदम आगे बढ़ाया।
उनकी आंखों में गुस्सा भी था, दुख भी और अफसोस भी। उनका लहजा सख्त हो गया। दीपक, तुमने वादा किया था, तुमने कहा था ये रिश्ता निभाओगे। दीपक की पलकें कांप उठीं, उसकी आवाज़ भीग गई। जानता हूँ दादाजी, लेकिन मेरी हिम्मत अब टूट चुकी है। मैं इसे और नहीं झेल सकता। एक ऐसी लड़की जिसने पहली रात ही मुझे ठुकरा दिया। मैं उसका पति कहलाने के काबिल नहीं, और वो मेरी पत्नी बनने के लायक नहीं। दादाजी के चेहरे की झुर्रियां और भी गहरी हो गईं। उन्होंने जैसे हाथ बढ़ाया कि दीपक को रोक लें, लेकिन दीपक तेजी से दरवाजे की ओर बढ़ा और बाहर निकल गया। नौकर भी कुछ कहने के लिए आगे बढ़ा था, लेकिन दीपक ने उसकी तरफ भी नहीं देखा। गेट खोला और गाड़ी में बैठते ही स्टीयरिंग को कसकर पकड़ लिया। इंजन स्टार्ट होते ही गाड़ी शहर की रोशनियों को पीछे छोड़ती हुई एक अनजाने सफर की ओर निकल पड़ी। आसमान पर बादल छाए हुए थे, सड़कें सुनसान थीं और हर चीज जैसे उदास थी, जैसे पूरी कायनात भी उसके दर्द में शामिल हो गई हो। दीपक को गाड़ी चलाते 1 घंटे से ऊपर हो चुका था। अब वो हाईवे पर पहुंच चुका था। दूर दूर तक कोई रोशनी नहीं थी, सिर्फ उसकी गाड़ी की हेडलाइट्स उस सुनसान अंधेरे को चीर रही थी। उसके दिमाग में बार बार ईशा की कड़कती हुई आवाज़ गूंज रही थी। अचानक उसने स्टीयरिंग पर जोर से मुक्का मारा था। उसकी आंखों से आंसू छलक गए। वो रो नहीं रहा था, बस भीतर ही भीतर फट रहा था। कितना झूठ है समाज में, वो धीरे से बुदबुदाया। हर बार कहा जाता है कि लड़कियां मजबूर होती हैं, लेकिन कोई ये क्यों नहीं देखता कि लड़के भी मजबूरी की जंजीरों में जकड़े होते हैं, अपनी मर्जी से जी भी नहीं सकते। वो खुद से पूछ रहा था, आखिर मैंने ये शादी ही क्यों की? सिर्फ और सिर्फ सबकी खुशी के लिए ना। लेकिन ये सब करके मुझे क्या मिला? और तभी एक झटका लगा था उसे। उसने तुरंत जोर से ब्रेक लगाए। गाड़ी एक झटके से रुकी थी। दिल उछलकर हलक में आया था। एक बेहद खूबसूरत लड़की सड़क के बीचों बीच खड़ी हाथ हिला रही थी। उसके दोनों हाथ हवा में थे, बाल बिखरे हुए, चेहरा मिट्टी से सना और आंखें डर से भरी हुई थीं। दीपक की गाड़ी रुकते ही वो उसकी तरफ दौड़ी थी। उसके कपड़े जगह जगह से फटे हुए थे। इससे पहले कि वो गाड़ी के करीब आती, दीपक गुस्से से तमतमाता हुआ बाहर निकल आया। माथे पर बल गहरे हो गए। वो तेज कदमों से आगे बढ़ा और चिल्लाया, पागल हो गई हो क्या? सड़क के बीच में खड़ी हो, जान देनी है क्या? लड़की के कदम लड़खड़ा गए। वो बुरी तरह हाँफते हुए बोली, प्लीज मुझे बचा लो, वो लोग मुझे ले जाएंगे। कौन लोग और तुम हो कौन? सड़क के बीच में क्या कर रही हो? दीपक की बात सुनकर लड़की की आंखें डर से फैल गईं। कांपते होठों से वो कुछ कहने की कोशिश कर रही थी, लेकिन दीपक को कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो एकदम से घबरा गया। लड़की रोते हुए बोली, वो मेरे पीछे हैं। अगर उन्होंने मुझे पकड़ लिया तो मैं मर जाऊंगी। दीपक ने चारों ओर देखा था। रास्ता एकदम सुनसान था। कोई भी गाड़ी, कोई भी आदमी आसपास नहीं था। लेकिन उस लड़की की हालत देखकर उसका गुस्सा जैसे कहीं उड़ गया। वो थर थर कांप रही थी। पांव नंगे थे, होंठ नीले पड़े हुए थे। दीपक की आवाज़ जैसे गले में अटक गई। वो कुछ पल उसे देखता रहा। उसकी आंखों में डर इस कदर समाया हुआ था जैसे उसने मौत को अपनी आंखों से देखा हो। देखो, दीपक की आवाज़ अब नरम हो चुकी थी, मुझे नहीं पता कि तुम किससे डर रही हो, लेकिन पहले शांत हो जाओ। मुझे तसल्ली से बताओ तुम्हें किससे खतरा है, और आखिर तुम्हें जाना कहाँ है? उसने एक पल रुककर गहरी सांस ली थी। देखो, जहाँ जाना चाहती हो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, भरोसा करो मुझ पर। इससे पहले कि अनिका कुछ कह पाती, उसकी आंखें बंद होने लगीं। वो अचानक लहराकर जमीन पर गिरने ही वाली थी कि दीपक ने झपट कर उसे थाम लिया। मगर अगर एक पल की भी देर होती तो शायद वो सिर के बल जमीन से टकरा जाती और गहरी चोट आ जाती। रात के सन्नाटे भरे समय में एक अनजान लड़की दीपक की बाहों में बेसुध थी, और दीपक खुद हैरान था कि वो अब क्या करे। उसने उसे होश में लाने के लिए हल्के हल्के झिझोड़ा, मगर कोई भी असर नहीं हुआ। चारों तरफ उसने निगाह दौड़ाई थी। चारों ओर घुप अंधेरा, सुनसान सड़क और एकदम खामोशी। दूर दूर तक न कोई आदमी न कोई गाड़ी। घड़ी पर नजर डाली, रात के ठीक 2 बज रहे थे। वो सोचने लगा, यहाँ और खड़ा रहना खतरे से खाली नहीं है। और फिर उसने अनिका को बड़ी सावधानी से उठाया, गाड़ी का पिछला दरवाज़ा खोला, सीट पीछे की ओर झुकाई और उसे धीरे से लिटा दिया। डैशबोर्ड से पानी की बोतल निकाली, कुछ बूंदें हाथ पर डाली और उसके चेहरे पर छींटे मारे। सुनो लड़की, होश में आओ, ये क्या हालत बना रखी है तुमने? अनिका की पलकें धीरे धीरे हिलने लगी थीं, होंठ भी धीरे धीरे थरथराने लगे थे, सांसों में हरकत लौटी। वो कराहती हुई बोली, वो लोग मुझे मार देंगे, मुझे बचा लो।
दीपक ने बोतल उसके होंठों से लगाई। उसने कुछ घूंट पानी पिया और आंखें खोल दी, लेकिन डर अब भी उसकी आंखों में गहराई से जड़ें जमाए बैठा था। कौन है वो लोग और क्या किया है उन्होंने? दीपक ने सख्त लहजे में पूछा। अनिका ने बस सिर हिला दिया, जैसे वो अभी कुछ नहीं कहना चाहती थी। दीपक की आंखों में उलझन साफ झलक रही थी। उसका खुद का दिमाग वैसे ही उलझा हुआ था और अब ये नई मुसीबत उसके सामने थी। आखिर कौन है ये लड़की? कहाँ से आई है? इस हाल में रात के इस पहर अकेली सड़क पर क्या कर रही है? ये सवाल उसके मन में एक के बाद एक गूंज रहे थे। उसने गाड़ी में चुप्पी तोड़ते हुए धीरे से पूछा, नाम क्या है तुम्हारा? कुछ पल के बाद एक टूटी हुई सी आवाज़ आई, मेरा नाम अनिका है। दीपक ने गाड़ी स्टार्ट की और बोला, अनिका, अगर कोई सुरक्षित जगह हो जहां मैं तुम्हें छोड़ सकूं तो बताओ। अनिका ने धीरे से सिर हिला दिया, मुझे यहाँ किसी जगह का कुछ भी पता नहीं। दीपक ने झुंझलाते हुए सांस ली, ठीक है, पास में ही मेरा एक फ्लैट है, चलो वहीं चलते हैं, सुबह तक कुछ सोचेंगे। अनिका ने इस बार कोई भी प्रतिक्रिया नहीं दी थी, बस खिड़की के बाहर घुप अंधेरे को घूरती रही। दीपक ने गाड़ी आगे बढ़ा दी। दोनों के बीच अजीब सी खामोशी छाई हुई थी। दीपक अपने ही विचारों में खोया हुआ था और अनिका अभी सहमी सहमी सी थी। रात के 3 बज चुके थे जब वो अपने फ्लैट पर पहुंचे। उसने कार रोकी, बाहर निकला और गाड़ी की दूसरी तरफ जाकर अनिका से कहा, चलो। अनिका ने धीरे से दरवाज़ा खोला और वो उसके पीछे पीछे सीढ़ियाँ चढ़ने लगी। थोड़ा सुरक्षा का एहसास था, लेकिन डर अब भी उसकी चाल में था। दीपक ने दरवाज़ा खोला। अंदर अंधेरा था। उसने स्विच बोर्ड दबाया, एक बल्ब टिमटिमाया और पूरा फ्लैट एक हल्की रोशनी में नहा गया। वो एक तरफ हट गया ताकि अनिका बेझिझक अंदर आ सके। ये फ्लैट उसने 2 साल पहले ही खरीदा था, जब अपने दुखों की जकड़न से आज़ादी पाने के लिए एक कोना चाहिए था तो वो यहाँ आ जाया करता था। छोटा सा फ्लैट था, 2 कमरों का, सिंगल बेड, एक साफ कोने में रखी एक अलमारी और खुला किचन। उसने देखा कि अनिका दहलीज पर ही खड़ी थी, अंदर आने से हिचकिचा रही थी। वो उसकी उलझन समझ गया था। डरने की जरूरत नहीं है अनिका, अंदर आ जाओ। अनिका किसी डरी हुई हिरनी की तरह धीरे धीरे अंदर आई और सोफे पर बैठ गई। दीपक की नज़र अचानक ही उस पर पड़ी। वो वाकई बेहद खूबसूरत थी, लेकिन इस वक्त उसका डर ही उसकी सबसे बड़ी पहचान था। चेहरे की मासूमियत में इतना दर्द घुला हुआ था कि दीपक को उस पर तरस आने लगा। उसे महसूस हुआ कि शायद वो भी उसकी तरह टूटी हुई है, एक बिखरी हुई कहानी। उसने धीरे से पूछा, देखो, अगर तुम्हें कोई जानता है, किसी का नंबर हो तो मुझे बता दो, मैं तुम्हें वहीं छोड़ देता हूँ। अनिका ने एक झटके से सिर उठाया। उसकी आंखों में आंखें डालकर बोली, मेरा इस शहर में कोई नहीं है। बस यही 5 शब्द, लेकिन दीपक के भीतर बहुत कुछ टूट गया था। दीपक ने महसूस किया कि अनिका थोड़ी असहज है। अपने दोनों पैर ऊपर किए खुद को अपने बाजुओं में लपेटे हुए बैठी हुई थी और तभी उसकी नज़र गई थी उस पर। अनिका के गले में दुपट्टा नहीं था, शायद भागते वक्त कहीं गिर गया था। ऊपर से कपड़े भी जगह जगह से फटे हुए थे। वो खुद को समेटने की कोशिश कर रही थी, जैसे अपने वजूद को भी छुपाना चाहती हो। दीपक ने तुरंत नज़र फेर ली। एक पल को उसकी नज़र अचानक उसके भरे भरे बदन पर गई थी, मगर अगले ही पल उसने खुद को झटका और नज़रें झुका लीं। वो जानता था अगर उसकी आंखों की गर्मी अनिका ने महसूस कर ली तो वो पूरी तरह डर जाती। वो फौरन उठा, अलमारी खोली, लेकिन उसमें तो सब जेंट्स कपड़े थे। तभी उसकी नज़र एक मर्दाना शॉल पर पड़ी जो वो कभी कभी ओढ़ता था। उसने वो शॉल निकाली और अनिका की ओर बढ़ा दी। ये ले लो। अनिका ने एक नज़र उसकी तरफ देखा और जैसे ही वो शॉल उसके हाथ में आई, उसने उसे ऐसे लपेटा जैसे कोई औरत मझधार से किनारे लगी हो। उसकी आंखों से आंसू निकल पड़े। उसने कुछ कहना चाहा, लेकिन शब्दों ने साथ छोड़ दिया। दीपक की आंखें भी नम हो गई थीं। कितनी मासूम थी वो। यही कोई 18-19 साल की होगी, उम्र ज़्यादा नहीं थी उसकी। कौन सा तूफान उसकी ज़िंदगी में उतर आया था। दीपक ने धीरे से गिलास में पानी डाला और उसकी ओर बढ़ाया। अनिका ने चुपचाप कुछ घूंट पिए, सिर झुका लिया। दोनों के बीच फिर से खामोशी भर गई, खामोशी जिसमें दर्द था, डर था और एक बेगानापन। दीपक ने देखा कि अनिका की नज़रें बार बार उस पर उठ रही थीं और फिर झुक जाती। उसने धीरे से पूछा, भूख लगी है? अनिका ने हल्के से सिर ना में हिला दिया। कभी किसी मर्द पर भरोसा किया है? दीपक की ये बात सुनकर अनिका के चेहरे का रंग उड़ा था। उसकी आंखों में अचानक ही नमी तैरने लगी थी। फिर वो रुंधे गले से बोली, नहीं। तो फिर मुझ पर क्यों कर लिया?
दीपक की आवाज़ में गंभीरता थी। अनिका की आंखों से आंसू बह निकले। भगवान जाने क्यों, लेकिन आप पर भरोसा हो गया। आप शायद ख़ास इंसान हैं। दीपक हल्के से मुस्कुराया। अगर मैं भगवान का ख़ास इंसान होता तो इतनी परख और चोटें ना मिलती मुझे। अनिका ने पहली बार उसके चेहरे को ध्यान से देखा और फिर बहुत धीमे स्वर में कहा, ख़ास लोग ही तो आजमाए जाते हैं, जालिम तो सुकून से जीते हैं। तकलीफ़ें सिर्फ उन्हें मिलती हैं जिन्हें ईश्वर चुनता है। उसकी बात सुनकर दीपक हैरत में पड़ गया। अनिका कह तो रही थी कि उसे दीपक पर भरोसा है, लेकिन उसकी आंखों में अब भी गहरा डर झलक रहा था। रात काफ़ी बीत चुकी थी, बल्कि अब तो आसमान पर हल्की रोशनी भी दस्तक देने लगी थी। दीपक का तन मन थकान से चूर हो चुका था। वो धीरे से उठा, क्योंकि अब वो और ज़्यादा उसे अपनी तरफ से यकीन नहीं दिला सकता था। उसने एक तकिया और एक कंबल उठाया और उसकी ओर बढ़ाते हुए कहा, तुम बेड पर जाकर आराम करो, मैं दूसरे कमरे में चला जाता हूँ। अनिका ने एक नज़र उसकी ओर उठाकर देखा था और फिर नज़रें झुका लीं। दीपक दरवाजे से निकलने से पहले रुका और धीमे स्वर में बोला, अगर तुम्हें किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो बताना, मैं पास वाले कमरे में हूँ। और हाँ, अगर अब तुम थोड़ा सा सहज महसूस कर रही हो तो ये बाहर का दरवाज़ा बंद कर दूँ? खुला छोड़ कर तो हम सो नहीं सकते। अनिका के डर को कम करने की वजह से उसने दरवाज़ा बंद नहीं किया था। अनिका ने अचानक बेचैनी से उसकी ओर देखा, लेकिन फिर सिर झुकाकर धीरे से बोली, जी मैं बंद कर लूँगी दरवाज़ा। उसकी बात सुनकर दीपक हल्के से मुस्कुराया और फिर चुपचाप दूसरे कमरे की ओर बढ़ गया, जबकि अनिका वहीं बैठी रह गई। दीपक के सुरक्षा भरे बर्ताव से अनिका की आंखों में नमी तैरने लगी और उसने मन ही मन भगवान का धन्यवाद किया कि उसे एक शरीफ इंसान से पाला पड़ा था, वो भी एक ऐसा इंसान जिसके साथ रहकर एक गैर मर्द के घर में भी उसे कोई डर महसूस नहीं हो रहा था। वो चुपचाप उठी, बाहर का दरवाज़ा बंद किया, तकिया और चादर लेकर बेड पर आकर सिमट कर लेट गई। नींद उससे कोसों दूर थी, लेकिन अब डर थोड़ा कम हो गया था। सुबह के 4 बजने वाले थे। आसमान में हल्का हल्का उजाला फैलने लगा था। फ्लैट में सन्नाटा भी पूरी तरह पसरा हुआ था। दीपक रात भर सो नहीं पाया था। करीब 5 बजे उसकी आंख लगी थी, लेकिन फिर भी वो जल्दी ही उठ गया। उसे चाय की तलब होने लगी थी। वो सीधा किचन में गया और 2 कप चाय बनाने लगा। चाय तैयार होने के बाद उसने दोनों कप ट्रे में रखे और लॉन्ज की ओर बढ़ गया। अनिका शायद रात भर सो नहीं सकी थी, मगर उसके चेहरे पर अब कुछ राहत दिखाई दे रही थी। दीपक ने ट्रे टेबल पर रखी और एक कप उसकी ओर बढ़ा दिया। ये लो, चाय पी लो। अनिका ने चौंक कर उसकी ओर देखा, कप हाथ में लिया और हल्की आवाज़ में बोली, शुक्रिया, इस वक्त चाय की बड़ी ज़रूरत महसूस हो रही थी मुझे। दीपक के होठों पर एक हल्की सी मुस्कान उभर आई। वो खुद भी साथ वाले सोफे पर बैठ गया। दोनों ने चाय का पहला घूंट लिया। कुछ पल के लिए चुप्पी छाई रही, जिसे दीपक ने तोड़ते हुए कहा, अब लग रहा है कि तुम थोड़ी थोड़ी रिलैक्स हो गई हो। अनिका ने धीरे से सिर हिलाया, जी अब थोड़ा ठीक लग रहा है। तो फिर खुलकर बताओ, क्या हुआ है तुम्हारे साथ? दिल का बोझ हल्का कर लो। दीपक की बात सुनकर अनिका ने नज़रें उठाईं, फिर पलकों को झुका लिया। धीमे स्वर में बोली, मेरे मम्मी पापा बचपन में ही एक एक्सीडेंट में चल बसे थे। फिर मुझे मेरी चाची के घर भेज दिया गया। चाची का व्यवहार मेरे साथ अच्छा नहीं था। शुरू में तो फिर भी सब ठीक था, लेकिन धीरे धीरे चाची का रवैया बदलता चला गया। काम कराना, ताने मारना, डांटना, सब बर्दाश्त किया मैंने, कभी शिकायत नहीं की। पर फिर उन्होंने मेरी शादी का फैसला एक ऐसे आदमी से कर दिया जो मेरे चाचा से भी 10 साल बड़ा था, लेकिन वो अमीर था और मेरे चाचा को एक मोटी रकम ऑफर कर रहा था। मेरे चाचा ने तो जैसे मेरी बोली लगा दी थी। अनिका की आंखों में आंसू भर आए थे। दीपक का हाथ चाय के कप पर कस गया। फिर उसने बेचैनी से पूछा, आगे क्या हुआ? मैं रोई, गिड़गिड़ाई, हाथ जोड़े, मगर मेरी किसी ने नहीं सुनी। कल रात ज़बरदस्ती मेरी शादी होने वाली थी, तो मैंने हिम्मत की और वहाँ से भाग निकली, लेकिन उन्हें मेरे भागने का पता चल गया और फिर वो मेरे पीछे पड़ गए। अब अनिका का चेहरा थक चुका था। दोनों हथेलियों से उसने अपना मुंह छुपा लिया। काश मेरे माँ बाप जिंदा होते तो ये दिन देखने को न मिलते। वो मुझे कभी बिकने नहीं देते। दीपक की आंखें नम हो गईं। कुछ देर तक वो बस उसे देखता रहा, फिर धीरे से बोला, अनिका, तुम्हारी कहानी सुनकर ऐसा लग रहा है जैसे तुम मेरी ही कहानी सुना रही हो। अनिका ने हैरानी से चेहरा ऊपर उठाया। मैं भी बचपन में अनाथ हो गया था। मेरे तो रिश्तेदार भी नहीं थे, मालिकों के रहम पर पला, लेकिन किसी को मेरी फिक्र नहीं थी।
उन्होंने मुझे अपने मतलब के लिए पाला, मेरी भावनाओं की कीमत कभी नहीं समझी। दीपक हल्का सा मुस्कुराया। बड़ा अजीब इत्तेफाक है ना, हम दोनों ही भागे हुए हैं अपने अपने नर्क से। अनिका की आंखों में आंसू झिलमिलाने लगे थे, लेकिन होठों पर मुस्कान थी। दीपक ने चाय का आखिरी घूंट लिया, कप नीचे रखा और कुछ सोचने लगा। तभी अनिका ने उसकी बेचैनी महसूस कर ली थी। क्या हुआ, आप कुछ परेशान लग रहे हैं? दीपक ने एक लंबी सांस ली और कहा, मेरी बीवी तलाक मांग रही है मुझसे। अनिका की आंखें फैली। मतलब आप शादीशुदा हैं? दीपक ने नजरें चुरा लीं। पता नहीं, शायद हूँ शायद नहीं। ये कैसा जवाब हुआ? अनिका उलझन में बोली। सीधी बात क्यों नहीं करते? दीपक की आंखें भर गईं। शादी मेरी मर्जी से नहीं हुई है। उसने अपनी माँ से कहा था कि वो मुझे कभी अपना पति नहीं मानेगी। उसकी ज़िंदगी में कोई और था और वो उसके बच्चे की माँ बनने वाली थी। लेकिन परिवार की इज्जत के नाम पर मुझे बलि का बकरा बना दिया गया और अब वो तलाक मांग रही है। अनिका की पलकों पर नमी उतर आई। उसे एहसास हो गया था कि दीपक, जो बाहर से हंसता कम है और चुप ज़्यादा रहता है, भीतर से कितनी बड़ी लड़ाई लड़ रहा है। कुछ पल खामोशी में बीते। दीपक ने छत की ओर देखा और बोला, कभी कभी लगता है मेरी किस्मत में मोहब्बत नहीं लिखी, सिर्फ आजमाइशें हैं, कुर्बानियाँ हैं और तन्हाइयाँ हैं। अचानक उसका फ़ोन बजा। उसने कॉल रिसीव किया और फिर बिना कुछ कहे फ्लैट से बाहर चला गया। वो सीधा सुनील मेहरा के घर पहुंचा था। वहां जाकर उसने ईशा को उसकी मांग के अनुसार तलाक दे दी, क्योंकि अब वो समीर से शादी करना चाहती थी। दादाजी तो काफ़ी नाराज़ हुए थे, लेकिन जब दीपक ने उन्हें सारी सच्चाई बताई तो वो बहुत दुखी हो गए थे। उन्होंने उसे सीने से लगाकर कहा, बेटा, मुझे नहीं पता था कि मैं तुझे कहाँ धकेल रहा हूँ। मैंने तेरे साथ बहुत गलत किया। दीपक ने उनका कांपता हुआ हाथ अपने हाथों में ले लिया, माथे पर प्यार किया और बोला, दादाजी, ये सब तो मेरी किस्मत में था, इसमें आपका कोई कसूर नहीं है। और फिर वो भरे हुए दिल के साथ उस घर से बाहर निकल आया। तलाक की कार्यवाही करने में उसे पूरे 2 दिन लग गए थे। जैसे ही दीपक ने अपने फ्लैट का दरवाज़ा खोला, वो एक पल के लिए ठिठक गया। दिल में एक डर था कि कहीं अनिका चली ना गई हो, लेकिन जब उसने अंदर कदम रखा तो सामने का दृश्य देखकर उसकी सांसें जैसे थम गईं। अनिका वहीं सोफे पर बैठी थी, किसी किताब के पन्ने उलट रही थी। दीपक को देखते ही उसने नजरें उठाईं और हल्की सी मुस्कान दी। न जाने क्यों दीपक के दिल में एक अजीब सी राहत आई। वो इस उम्मीद पर था कि अनिका उसकी गैर मौजूदगी में फ्लैट में नहीं रुकेगी, लेकिन ये उसके लिए किसी सरप्राइज से कम नहीं था। वो लड़की न सिर्फ वहाँ पर मौजूद थी, बल्कि अब उस पर थोड़ा थोड़ा भरोसा भी करने लगी थी। 1 हफ्ता बीत चुका था। अनिका अब दीपक के फ्लैट में खुद को थोड़ा थोड़ा सहज महसूस कर रही थी। फ्लैट में 2 लोग थे, लेकिन एहसास धीरे धीरे एक ही छत के नीचे 2 अकेलेपन के मेल का हो गया था। दीपक रोज की तरह सुबह चाय बनाकर उसे देता, कभी सब्जी काटते हुए उसे मजाक में चिढ़ाता, तो कभी चुपचाप उसकी तरफ एक नजाकत प्यार भरी नज़र डालकर सब कह जाता जो लफ्ज़ों में कह नहीं पाता था। अनिका को ये सब अच्छा लगने लगा था। दीपक का उसका ख्याल रखना, उसके बिना बोले उसके मन की बातें समझ लेना, उसके डर को अपने प्यार भरे शब्दों से पहले ही पकड़ लेना, सब कुछ एक सुकून देता था उसे। पर हर रात जब वो सोने के लिए आंखें मूंदती, दिल में एक टीस उठती। मैं कौन हूँ? एक बेसहारा लड़की जिसकी कोई हैसियत नहीं। दीपक जैसा लड़का क्या सच में मेरे बारे में कुछ सोचता होगा? वो खुद ही अपने जज्बातों को रोक लेती थी, हर बार, हर शाम। और फिर वो रात आई। लगभग 2 बजे होंगे। बाहर तेज बारिश हो रही थी। बिजली की गड़गड़ाहट के साथ तेज हवा के झोंके खिड़की से टकरा रहे थे। अनिका अचानक चीखते हुए उठ बैठी। पसीने से उसका माथा भीग चुका था, सांसें बेकाबू थीं और आंखों में डर। नहीं नहीं, मुझे मत छुओ, वो चीखने लगी। दीपक तुरंत भागता हुआ उसके कमरे में आया था। अनिका, क्या हुआ? क्या कोई बुरा सपना देखा? वो कांप रही थी। दीपक ने बिना सोचे उसके पास बैठकर उसके कंधे थामे। शांत हो जाओ अनिका, सब ठीक है, मैं यही हूँ, देखो कोई नहीं है, बस मैं हूँ। अनिका की आंखें डरी हुई थीं। वो बिना सोचे समझे दीपक से लिपट गई। डर की वजह से उसका नाजुक वजूद कांप रहा था। दीपक एक पल को सन रह गया। उसकी धड़कनें तेज हुईं, पर उसने खुद को संभाल लिया। उसने अपने हाथ उसके सिर पर रखा था और उसके बालों में हल्के से उंगलियां फिराते हुए बोला, अब तुम्हें कोई कुछ नहीं कहेगा अनिका, जब तक मैं हूँ। तुम पूरी तरह सेफ हो। वो लम्हा बहुत गहरा था। अनिका पहली बार किसी के सीने से यूं लगी थी, जहाँ डर भी पिघल रहा था और सुकून भी छलक रहा था। उसकी आंखों से एक आंसू टपका जो दीपक की शर्ट में जा समाया।
दीपक ने कुछ नहीं कहा, बस उसकी पीठ पर धीरे धीरे हाथ फेरता रहा, जब तक कि अनिका की कांपती सांसें सामान्य नहीं हो गईं। थोड़ी देर बाद वो अलग हुई और धीमे से बोली, माफ़ कर दीजिएगा, मैं बस बहुत ज़्यादा डर गई थी। दीपक ने हल्के से मुस्कुराकर कहा, कभी डर लगे तो बताना, छुपाना मत, मैं हर बार यूं ही दौड़ता चला आऊँगा। अनिका की आंखें उसकी आंखों से मिली और फिर कुछ पल जैसे थम गए। अगली सुबह जब अनिका अकेली बैठी थी, उसने खुद से सवाल किया, क्या ये रिश्ता सिर्फ पनाह है या धीरे धीरे मोहब्बत की शक्ल ले रहा है। लेकिन फिर उसने अपनी आंखें बंद कर लीं और वही पुरानी बात दोहराई, मैं उसकी ज़िंदगी में एक हादसे की तरह आई हूँ, मोहब्बत की तरह नहीं। दीपक आज ऑफिस से लौट रहा था, लेकिन आज उसके कदमों में अजीब सी बेचैनी थी। न जाने क्यों उसका दिल जाने अनजाने अनिका की ओर खींचने लगा था। सड़क पर गाड़ियों की रफ्तार से ज़्यादा उसकी सोचें दौड़ रही थीं। हर सोच अनिका के आसपास, वो जब मुस्कुराती है, जब चुपचाप बैठी होती है, जब अचानक किसी आहट से घबरा जाती है। दीपक के दिल में अब एक अजीब सी हलचल होने लगी थी। तभी उसकी नज़र एक दुकान पर पड़ी। कांच की रंग बिरंगी चूड़ियाँ रखी थीं, कुछ लाल, कुछ हरी, कुछ नीली। बिना सोचे वो रुक गया और दुकान के अंदर चला गया। दुकानदार ने पूछा, भाभी जी के लिए? दीपक ने एक पल को चौंक उठा था, फिर मुस्कुराकर बोला, हाँ शायद। उसने ढेर सारी चूड़ियाँ खरीदी थीं। साइज का पता नहीं था, लेकिन दिल से चुनी थीं। फिर कुछ सूट, एक दो सलवार कुर्तियाँ, नाजुक से जूते और कुछ क्लिप्स भी। उसके बाद जब वो आगे बढ़ा तो एक स्टोर के सामने खड़ा हो गया, जहाँ लेडीज सामान रखा हुआ था। मन झिझका, लेकिन खुद से बोला, अगर मैं सच में उसका ख्याल रखना चाहता हूँ तो ये शर्म नहीं, जिम्मेदारी है मेरी। वो अंदर गया और कुछ बेसिक पर्सनल चीज़ें जिनकी हर लड़की को ज़रूरत होती है खरीद लीं। शर्म से चेहरा गर्म हो रहा था, पर दिल संतुष्ट था। जब दीपक घर पहुंचा, अनिका लॉबी में बैठी खिड़की के बाहर देख रही थी। उसे देखकर उसने हल्का सा सिर हिलाया और फिर नजरें फेर लीं। दीपक सीधा अंदर गया और शॉपिंग बैग्स धीरे से टेबल पर रखते हुए बोला, ये सब तुम्हारे लिए है। अनिका ने चौंक कर उसकी ओर देखा। मेरे लिए? उसकी आवाज़ बहुत धीमी थी। दीपक थोड़ा झिझकता हुआ बोला, हाँ, मैं ऑफिस से लौटते वक्त कुछ देखा और फिर पता नहीं क्यों लगा कि तुम्हारे लिए ये सब होना चाहिए। उसने अटकते हुए एक बैग खोला, उसमें से चूड़ियों का सेट निकाला। मुझे लड़कियों के सामान की ज़्यादा तो समझ नहीं, लेकिन जो समझ आया वो ले आया हूँ। अनिका ने चूड़ियाँ देखीं और फिर कपड़े, और दूसरे बैग में रखी कुछ पर्सनल चीज़ें। उन चीज़ों को देखते ही अनिका का चेहरा शर्म से गुलाबी हो गया। दीपक को लगा कि जैसे वो कोई सीमा लांघ गया है। वो एकदम हड़बड़ाया था और जल्दी से सारा सामान दोबारा बैग में डाल दिया। अगर तुम्हें बुरा लगा हो तो मैं वापस कर दूंगा। लेकिन अनिका ने कुछ नहीं कहा। वो हल्की मुस्कान के साथ बोली, मुझे इन चीज़ों की वाकई ज़रूरत थी। उसकी मुस्कान धीमी थी, लेकिन दीपक के दिल तक उतर गई। मैं ये सब अंदर रख देती हूँ। दीपक वहीं खड़ा रह गया, उसके जाते हुए कदमों को देखता रहा। दिल में कुछ अजीब सा महसूस कर रहा था, और यह एहसास नया था, लेकिन बहुत अपना सा लगने लगा था। शायद अनिका अब सिर्फ उसकी फ्लैटमेट नहीं रही थी, धीरे धीरे वो उसके दिल की ज़रूरत बनती जा रही थी। अनिका ने आज पहली बार खुद को किसी के लिए सजाया था। दीपक के लाए हुए डार्क ब्लू सूट और कांच की चूड़ियाँ पहनकर वो सचमुच किसी परी जैसी लग रही थी। आईने में खुद को देखती हुई वो एकदम खुश हुई थी। उसे यकीन नहीं आया कि ये वही अनिका है। वो धीरे से मुस्कुरा दी, लेकिन तभी एक मुश्किल खड़ी हो गई थी। कुर्ते की पिछली डोरियां उसकी पहुंच से बाहर थीं। वो बार बार हाथ पीछे ले जाकर उन्हें बांधने की कोशिश कर रही थी, लेकिन हो नहीं पा रहा था। वो थोड़ा सा खींच गई कि तभी कमरे का दरवाज़ा हल्के से खुला और दीपक अंदर दाखिल हो गया। अंदर आते ही उसकी नज़र अनिका पर पड़ी। बिना दुपट्टे के, गीले बाल, हाथों में चूड़ियाँ और कुर्ते की फिटिंग में सजी सबरी वो लड़की एक पल में ही दीपक का दिल धड़का चुकी थी। उसकी खूबसूरती उभर कर सामने आ रही थी। दीपक एक पल को ठहर गया था। अनिका ने झट से बेड पर पड़ा दुपट्टा उठाया और अपने कंधों पर डाल लिया। चेहरा शर्म से सुर्ख हो गया था। आई एम सॉरी, मुझे लगा तुम तैयार हो गई होगी। मैं बस बुलाने आया था कि मौसम बहुत प्यारा है। मैंने चाय बनाई है, पकौड़े ऑर्डर कर दिए हैं, साथ मिलकर खाते हैं। दीपक ने नज़रें चुराते हुए कहा। अनिका ने आंखें नीचे किए हल्के से जवाब दिया, जी आप चलिए, मैं बस अभी आती हूँ। दीपक पलटा, लेकिन उसकी नज़र अनिका के संघर्ष पर गई। वो फिर से हाथ पीछे ले जाकर डोरियां बांधने की कोशिश कर रही थी। अगर चाहो तो मैं हेल्प कर देता हूँ, दीपक ने रुकते हुए पूछा। नहीं, मैं कर लूँगी। वो एकदम से घबरा गई थी, नज़रें चुराईं। दीपक कुछ पल उसे देखता रहा,
फिर सिर हिलाकर बाहर चला गया। कुछ देर बाद अनिका बाहर आई। दुपट्टा अच्छे से लपेटा हुआ था और चेहरा थोड़ा शर्माया हुआ। दीपक उसे देखकर मुस्कुराया। वैसे आज तुम सच में बहुत प्यारी लग रही हो। अनिका की पलकों में हल्की सी कंपन हुई। थैंक्स। वो दोनों साथ बैठ गए। हवा में हल्की ठंडक थी। दूर से बारिश की गंध आ रही थी। दीपक ने चाय का कप उसकी ओर बढ़ाया, लेकिन दीपक ने महसूस किया अनिका थोड़ी असहज है, जैसे कुछ छिपा रही हो। और तभी हवा की एक तेज लहर आई और अनिका का दुपट्टा फिसलकर उसके कंधों से नीचे गिर गया। दीपक की नज़र अनायास उसकी पीठ पर पड़ी। कुर्ते का गला पीछे से काफ़ी डीप था और डोरियां अभी तक खुली हुई थीं। उसकी गोरी पीठ पर हल्की सी थरथराहट थी, जैसे वो खुद भी ये महसूस कर रही हो, लेकिन हिम्मत नहीं जुटा पा रही थी दुपट्टा उठाने की। दीपक ने एक गहरी सांस ली थी और फिर बिना कुछ कहे, बिना कुछ बोले, वो अपनी जगह से धीरे से उठा था। धीरे से आगे बढ़ा और अनिका का दुपट्टा उठाकर उसके कंधों पर फैला दिया और फिर हल्के हाथों से उसके पीछे की डोरियों को थामा। अनिका के शरीर में जैसे एक हल्का सा करंट दौड़ा था। वो कांप गई, लेकिन न हिली, न बोली, न रुकी, बस सांस रोक कर बैठी रही। दीपक के हाथ कांप रहे थे, लेकिन उसके चेहरे पर गजब की नरमी थी। बड़ी सदी हुई उंगलियों से उसने एक एक डोरी को पकड़कर गांठ लगाई। डोरियां बांधते हुए उसने फुसफुसाकर कहा, बेकार में इतना परेशान होने की क्या ज़रूरत थी? पहले ही बता देती, मैं पहले ही तुम्हारी छोटी सी हेल्प कर देता। अनिका की आंखों से एक बूंद आंसू गाल पर लुढ़क आया, लेकिन वो कुछ नहीं बोली, सिर्फ धीरे से दुपट्टे को ठीक किया और पलटी नहीं। पूरे 15 दिन बीत चुके थे। अनिका अब पहले से कहीं ज़्यादा सामान्य महसूस कर रही थी। उस शाम जब दीपक ऑफिस से लौटा तो अनिका ने हल्के से कहा, मुझे यहाँ रहते हुए 2 हफ्ते से ज़्यादा हो गए हैं। कब तक आप पर बोझ बनी रहूँगी? बेहतर है कि आप मुझे कहीं छोड़ आइए। दीपक थोड़ी देर तक चुप रहा, फिर संजीदगी से उसकी ओर देखते हुए बोला, मैं ऐसी किसी जगह को नहीं जानता जहाँ तुम्हें छोड़कर आ सकूँ। अनिका ने उसके चेहरे को गौर से देखा, जैसे उसकी आंखों में कोई रास्ता ढूंढ रही हो। लेकिन मैं यहाँ ऐसे तो नहीं रह सकती ना दीपक जी। अगर कभी आपके घर वाले आ गए या पड़ोस में किसी ने पूछ लिया तो हम क्या जवाब देंगे? दीपक के होंठों पर एक हल्की सी मुस्कान आई। वो शांत लेकिन गंभीर स्वर में बोला, मेरे पास जवाब है और उसमें कोई मुश्किल बात नहीं है। अनिका की आंखें चौड़ी हो गईं। क्या मतलब? दीपक ने एक पल के लिए नजरें झुका लीं, फिर नरम लहजे में कहा, मुझसे शादी करोगी अनिका? अनिका की सांसें तो जैसे थम सी गई थीं। चेहरा एकदम से साकित हो गया था। आंखों में भी हैरानी उभर आई थी। दिल में बुरी तरह उथल पुथल होने लगी थी। क्या ये मुमकिन है? उसके लरजते होंठों से बस यही निकला था। दीपक के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान तैर गई। क्यों मुमकिन नहीं अनिका? हम दोनों एक दूसरे को जान चुके हैं। हम दोनों ने जख्म खाए हैं, तकलीफ़ें सही हैं। तुम्हारे अंदर जो टूटा है मैं उसे जोड़ना चाहता हूँ। मैं नहीं जानता कि ज़िंदगी हमें कहाँ लेकर जाएगी, लेकिन अगर तुम चाहो तो ये छोटा सा फ्लैट और मैं, जिसके पास सिवाय एक नौकरी के कुछ भी नहीं है, तुम्हारे लिए हमेशा मौजूद रहेगा। अनिका की आंखें भीग चुकी थीं। उसके होंठ थरथरा उठे और चेहरा हल्के गुलाबी रंग से भर गया था। वो पल भर को चुप रही, फिर नजरें झुकाकर धीरे से सिर हिला दिया। बहुत ही सादगी से दीपक ने अनिका से मंदिर में ले जाकर शादी कर ली और अब अनिका उसकी सेज सजाकर बैठी थी। दिल में हजारों सपने तो एक अनकहा सा डर भी था। क्या मैं अंदर आ जाऊं? दीपक ने बेहद नरमी से पूछा। अनिका ने धीमे से नजरें झुका लीं और सिर हिला दिया। दीपक अंदर आया। कमरे में सन्नाटा था, सिर्फ दिलों की धड़कनें सुनाई दे रही थीं। अनिका, अगर तुम्हारी मर्जी होगी तभी हम इस रिश्ते को शुरू करेंगे। दीपक की आवाज़ में एक हल्की सी कपकपाहट थी। अनिका की आंखें भीग गईं। वो धीरे से बोली, दीपक जी, आपने मुझे सबसे मुश्किल वक्त में सहारा दिया, मुझे इज्जत दी, और आज जब मैंने अपना सब कुछ आपको सौंप दिया है तो आप मुझसे दूर ना हटें। मेरे लिए आपसे दूर रहना अब मुमकिन नहीं। वो एकदम दीपक से लिपट गई थी और दीपक अब कहाँ खुद के जज्बातों को संभाल सकता था। उस नाजुक सी लड़की को अपने सीने में समा चुका था। अपने लबों से उसके माथे को छूता हुआ वो उसके लबों पर आया था और बड़ी नरमी से उसके नाजुक लबों को छूने लगा था। एक गहरी सांस लेता हुआ वो उससे अलग हुआ था। अनिका की सांस भी गहरी हो रही थी। तुम बहुत खूबसूरत हो अनिका, लेकिन उससे कहीं ज़्यादा मजबूत भी। दीपक ने कमरे की बत्तियां धीमी कर दीं, खिड़की के पर्दे गिराए। हवा में गुलाब की खुशबू गहराने लगी और फिर उन दोनों के बीच की दूरी धीरे धीरे मिटने लगी। वो एक दूसरे की रूह में उतरने लगे। सुबह अनिका की आंख खुली तो उसने खुद को दीपक की बाहों में पाया था।
हल्के से मुस्कुराते हुए वो दोबारा अपना सिर उसके कंधे पर रखकर एक हाथ उसके सीने पर रखते हुए उससे और भी लिपट गई। आज उसके मन में न कोई डर था और न कोई संकोच। वो दोनों अब एक मजबूत और पवित्र रिश्ते में बंध चुके थे। हल्का सा चेहरा उठाकर वो दीपक के चेहरे को निहारने लगी। ये प्यारा सा चेहरा अब उसका था। वो जी भरकर पूरे अधिकार से उसे देख सकती थी। न जाने उसके मन में क्या आया कि उसने अपने होठों से दीपक के गाल को छू लिया। उस नरम एहसास पर दीपक की आंख खुल गई थी। हल्के से मुस्कुराते हुए उसने अनिका को अपनी बाहों में भींच लिया। लगता है मेरी जान का अभी तक मन नहीं भरा है। कोई बात नहीं, अब तो हम बस एक दूसरे के लिए ही हैं। तुम कहो तो मैं दोबारा से तुम्हें सेटिस्फाई। वो अपनी बात अधूरी छोड़ गया था और अनिका के गाल उसकी शरारत पर शर्म से लाल हो गए थे। वो उसे हल्का सा धक्का देते हुए उसकी बाहों से निकलने लगी। आप बहुत गंदे हैं, पूरी रात मुझे सोने नहीं दिया और अब फिर से। जबकि दीपक ने हंसते हुए उसे दोबारा अपने सीने से लगा लिया था। ये एक जिंदगी से भरा कहा था जो आज पहली बार उसके होठों से निकला था। न उसके जीवन में अब कोई गम था न कोई दुख। वो धीरे धीरे अनिका के नाजुक वजूद में फिर से खोने लगा। अनिका ने थोड़ा बहुत विरोध किया, लेकिन दीपक की शरारतें उसके वजूद पर हावी होने लगी थीं और फिर वो दीपक की छुअन में मदहोश होने लगी। उसने चुपचाप एक बार फिर खुद को दीपक के हवाले कर दिया। इस बार दीपक को ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी, क्योंकि अनिका सिर्फ दीपक की वार शर्ट में थी। धीरे धीरे वो शर्ट के बटन खोलते हुए उसकी नरम धड़कनों पर झुक गया था। एक बार फिर कमरे में हल्की हल्की सरगोशियाँ और मीठी मीठी सिसकियाँ गूंजने लगी थीं। दीपक और अनिका की शादी को कुछ महीने बीत चुके थे। उनकी जिंदगी सादगी में लिपटी हुई खुशियों से भरी हुई थी। दीपक हर सुबह अपनी बाहों में सोई हुई अनिका को देखते हुए सोचता, कभी सोचा नहीं था कि जिंदगी इतनी खूबसूरत हो सकती है। फिर एक सुबह अनिका ने बड़ी मासूमियत से एक रिपोर्ट दीपक के सामने रखी थी और सिर झुकाकर धीमे से कहा, मैं माँ बनने वाली हूँ। दीपक का दिल जैसे किसी मासूम ताजगी से भर गया था। उसे खुद पर, जिंदगी पर और उस भगवान पर यकीन हो चला था जो देर से देता है मगर बहुत देता है। उसने तुरंत तय किया हमें दादाजी से आशीर्वाद लेना चाहिए। वहाँ जाकर उसे पता चला कि उस पर जुल्म करने वालों पर भगवान ने अपनी लाठी तोड़ दी थी। अंकल जी का बिजनेस डूबने लगा था। शमिता जी अब बीमार रहने लगी थीं क्योंकि ईशा की पूरी जिंदगी बर्बाद हो गई थी। वो जिस लड़के समीर से प्यार करती थी उसने उसे अपनाने से मना कर दिया था। उसका कहना था, जो लड़की शादी से पहले अपनी इज्जत किसी गैर मर्द के हवाले कर दे, मैं उसे अपनी ज़िंदगी में शामिल नहीं कर सकता। यहाँ तक कि उसने तो ईशा के पेट में पलने वाले बच्चे को भी अपनाने से इनकार कर दिया था। समीर का इंतजार करते करते ईशा के पेट में पलने वाला बच्चा 4 महीने का हो चुका था और डॉक्टर ने भी अबॉर्शन करने से साफ साफ मना कर दिया था। और फिर मजबूरन ईशा की शादी एक अधेड़ उम्र के आदमी से करनी पड़ी जिसकी पहली पत्नी मर चुकी थी और उसके 2 बच्चे थे। यहाँ पर थोड़ा ये अच्छा हुआ था कि वो आदमी थोड़ा सा भला आदमी था। उसने ईशा के नाजायज बच्चे को अपना लिया था। लेकिन ईशा अब रोती थी, तड़पती थी कि उसकी इज्जत भी चली गई और उसे उसकी मोहब्बत भी नहीं मिली। ये सच्चाई जानकर दीपक ने गहरी सांस ली थी। जो जैसा करता है उसे वैसा ही फल मिलता है। शमिता जी ने और अंकल जी ने उससे माफ़ी मांगी थी, जिन्होंने बचपन से लेकर अब तक सिर्फ और सिर्फ उसका इस्तेमाल किया था और उसने उन लोगों को दिल से माफ़ कर दिया था। दादाजी ने कहा था कि तुम अनिका को लेकर यहीं आ जाओ और यहीं रहो सबके साथ, लेकिन अब उसका दिल नहीं करता था इस घर में आने का। वो अपनी अनिका के साथ उसी छोटे से फ्लैट में खुश था। वो अनिका के साथ वापस लौट आया था। उसने प्यार से अपनी बीवी की ओर देखा था, जिसे इतनी खूबसूरत प्यार करने वाली पत्नी मिली थी। सच कहते हैं, अगर आप चरित्रवान हैं तो आपको लाइफ पार्टनर भी चरित्रवान ही मिलेगा। और उसकी अनिका बहुत मासूम थी, चांद की उजली चांदनी की तरह एकदम साफ, सूरज की पहली किरण की तरह एकदम पवित्र और अनछुई। उसे अनिका पर बेहद प्यार आया था और उसने उसे खींचकर अपने सीने से लगा लिया। अगर उस रात अनिका उससे न टकराई होती तो शायद वो ईशा के साथ तड़प तड़प कर अंदर ही अंदर घुट घुट कर जिंदगी गुजार रहा होता। लेकिन उसकी किस्मत में खुशियाँ थीं और उसे उसके हिस्से की खुशियाँ मिल गई थीं। तो दोस्तों, आज की हमारी ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करना। रोज़ एक नई कहानी के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करना। मिलते हैं दोस्तों अगली किसी नई और रोमांटिक कहानी के साथ।